हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश बैबी। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बारे में। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक ऐसी चीज है जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए। जो भी कनाडा में पढ़ना आता है उसको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की जरूरत पड़ती है। वो चाहता है कि उसे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पूरी तरह नॉलेज नहीं है, या फिर कुछ लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि मैंने पढ़ाई तो की है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिल ही जाएगा। और इसके ऐसे चलते हुए वो अपने एप्लीकेशंस को लाइटली ले जाते हैं, उसमें गलती कर देते हैं। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि आपको पूरी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता चल जाए, ताकि आप उसमें गलती ना करो और आपको आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट सही ढंग से टाइम पे मिल जाए। सबसे पहली बात ये है कि भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कॉलेज है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है भी कि या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट ये जो चीज है आपको पहले ही, इनफैक्ट कनाडा से आने से पहले ही पता कर लेनी चाहिए। जब आप कनाडा में स्टडी के लिए अप्लाई करते हो किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में, तो आपको ये सबसे पहले ये चीज देखनी चाहिए कि आपका जो कॉलेज है या आपका प्रोग्राम है वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं है। बड़ा आसान है ये देखना। चलो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है कनाडा में वो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। सबसे हम जाएंगे पहले गूगल पे आप टाइप करोगे DLI नंबर। ओके। सो सबसे जो पहला लिंक आएगा उसको क्लिक करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है जहाँ पे सारे कॉलेजेस की लिस्ट है, उनका DL नंबर है। और ये वेबसाइट ये भी बताती है कि वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं। नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आपको क्राइटेरिया डालोगी कि आपका कॉलेज जो आप ढूंढ रहे हो कौन सी प्रोविंस में है। लेट्स से हम ओंटारियो में जाते हैं। यहाँ पे फिल्टर आपको करना है इस कॉलेज का नाम, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम आप डालेंगे जो आपको फाइंड आउट करना है कि वो एलिजिबल है कि नहीं है। लेट्स से हम फॉर द मोमेंट इसमें सेनेका डालेंगे। सेनेका कॉलेज टोरंटो में एक कॉलेज है जिसके 4 कैंपस हैं। जब आप जैसे ही आप सेनेका डालते हो इस पे चारों के चारों कैंपस आ जाते हैं, उनका DLI नंबर आ जाता है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, वो सिटी का नाम आ जाता है। और एंड में एंड कॉलम है कि वेदर दिस कॉलेज ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल प्रोग्राम्स और नॉट। इसमें सब पे यस 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 लिखा आता है। इसका मतलब है कि भाई इस कॉलेज के सारे कैंपस में पढ़ाए जाने वाले सारे जो प्रोग्राम्स है वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज, सेनका कॉलेज। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा इस पे यस ही आता है। कुछ कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिसपे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलता, वो उस पे यहाँ पे नो आएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक मुझे पता है, जैसे कि बिट्स कॉलेज है। ठीक है, हमने बिट्स टाइप किया, उसके 2 कैंपस हैं, दोनों आ गए, उसका DLI नंबर तो है। लेकिन अब आप स्क्रॉल इधर करेंगे तो यहाँ पे ऑफर PG एलिजिबल वर्क परमिट, वहाँ पे नो आएगा। मतलब इन कॉलेज में पढ़ाई करके आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन देखने की बात है कि ये हमेशा यहाँ पे यस या नो नहीं आता, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ प्रोग्राम जो होते हैं जो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होते हैं और कुछ दूसरे नहीं होते। ऐसी ही एक एग्जांपल देखते हैं हम जाएंगे यहाँ पे ऊपर, सिलेक्ट करेंगे हम ओंटारियो की बजाय हम BC ब्रिटिश कोलंबिया सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, BC में ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो जिसमें पार्शली कुछ प्रोग्राम एलिजिबल है वर्क परमिट के लिए, कुछ नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने स्क्रॉल डाउन किया, विदाउट कोई क्राइटेरिया डाले हम ना, ऐसे स्क्रॉल डाउन किया जिसको आप शो करने के लिए आपको। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलेज आ गया। यहाँ पे आया यस डिटेल्स। तो यहाँ पे जब डिटेल्स आता है तो आपको डिटेल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये असेंडा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये बता रहा है कि भाई आपने अगर असेंडा से कॉलेज से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद कंसंट्रेशन किया है या फिर बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट किया है, तब तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन अगर इन कोर्सेज के अलावा इस कॉलेज में आपने आपने कोई और कोर्स किया है, तो वो कोर्सेज कोई और कोर्सेज वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है। बी केयरफुल। अगर आपका ढूंढते हुए, आपका अपना कॉलेज चेक करते हुए अगर
यस ब्रैकेट में डिटेल्स आएगा, तो प्लीज डिटेल्स में क्लिक करना मत भूलिएगा, टू सी कि उस कॉलेज के कौन कौन से प्रोग्राम वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं और कौन कौन से नहीं है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट एक आपके उसकी नॉलेज के लिए, कि हम अगर यहाँ पे क्यूबिक प्रोविंस डालते हैं, ठीक है जी, तो जब हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल प्रोग्राम्स, दोस्तों ये देखने की बात ये है, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि यहाँ इस लिस्ट में, क्यूबिक वाली लिस्ट में आपको कभी नो नहीं मिलेगा, या यस मिलेगा, या डिटेल्स मिलेगा। डिटेल्स में जाएंगे तो ये कहता है कि भाई इस कॉलेज के सारे प्रोग्राम, जो ये अगर आपने यहाँ से ये प्रोग्राम किए हैं और इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है 900 घंटे से ज्यादा है, तो वो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब ये है कि भी ये जो मेन ये कोर्सेज होते हैं क्यूबेक में, मेनली यही कोर्सेज होते हैं ज्यादातर जिस टाइप के, ठीक है, ये चार या फिर मास्टर्स डिग्री होती है यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो अगर आपका कोर्स 900 घंटे से ज्यादा है और ये कोर्सेज टाइप है, तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। इन मतलब सीधी सीधी बात बात करें, सरल भाषा में कहें तो क्यूबेक के हर कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले प्रोग्राम, हर कॉलेज का हर एक प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है। शर्त यह है कि वो प्रोग्राम जो है 900 घंटे से ऊपर वाला होना चाहिए, उसकी ड्यूरेशन 900 घंटे से होनी चाहिए। मतलब क्यूबेक का हर कॉलेज का हर प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि क्यूबेक में पढ़ने का कोई रिस्क नहीं है, राइट, कोई भी कॉलेज में पढ़ लो, ठीक है, बस आपको ये चेक करना है कि 900 घंटे से उसका ज्यादा है ड्यूरेशन या नहीं, दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि भी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसीजर्स है उसके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, राइट। सो ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये कनाडा गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा आपके साथ। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि को जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है सिर्फ ज़िंदगी में एक बार मिलता है। आपने एक बार ले लिया, उसके बाद ना तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ना उसके लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हो। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई चलो मैं अभी 1 साल का कोर्स करने के बाद एक बार पीजी वर्क परमिट अप्लाई कर दूंगा, उसके बाद मैं दोबारा एक और कोर्स करूंगा और उसके बाद फिर अप्लाई करूंगा, और जब सेकंड टाइम वो अप्लाई करते हैं वो रिफ्यूजल आ जाता है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ एक बार होता है। तो आप एक बार ले लो, जितनी भी ड्यूरेशन का ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो, फर्स्ट टाइम में ले लो एंड दैट्स इट, वो कभी एक्सटेंड भी नहीं होगा। हाँ, सिर्फ इसमें इसमें एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक कंडीशन में वो आपको ज़्यादा मिल सकता है। वो ये है कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट के साथ पास जब अप्लाई करना होता है वर्क परमिट, उसके पास जो पासपोर्ट की वैलिडिटी कम होती है, जैसे 1 साल की रह गई, तो उस वक्त पे वो सिर्फ उसको वैलिडिटी, पासपोर्ट की वैलिडिटी के बराबर ही देंगे। लेट्स से 1 साल का रह गया तो 1 साल का देंगे, लेकिन जब उसके पास नया पासपोर्ट आ जाएगा तो फिर वो बाकी का पीरियड का क्लेम कर सकता है। मतलब अगर मान लो 3 साल के लिए एलिजिबल है वो, तो बाकी के 2 साल वो बाद में क्लेम कर सकता है। इस केस में वो एक्सटेंड कर देते हैं, दोबारा लगा देते हैं, पर उसके अलावा बिल्कुल नहीं। तो इसकी जनरल शर्तें क्या है कि भाई आपका कोर्स मिनिमम 8 मंथ्स की ड्यूरेशन का होना चाहिए। अगर आपका कोर्स 8 मंथ से कम है तो फिर आपको वर्क परमिट नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है जी। तो दूसरा है ये है कि आपके फुल टाइम स्टडी स्टूडेंट मेंटेन रखा हुआ है, मतलब स्टेटस अपना, कि आप अगर बीच में से आपने गैप लिए हैं, या फिर आपने बीच में पढ़ाई अबेंडन की है बिना रीजन के, तो वो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर, हाँ, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप कॉलेज से लीव लेते हो, कोई बीच में सेमेस्टर छोड़ते हो या बीच में कोई गैप लेते हो, तो वो जो लीव है वो कॉलेज की तरफ से, आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से मंजूर होनी चाहिए, मतलब परमिशन होनी चाहिए आप वो लीव लेने की। तो अगर आप आपके पास वो परमिशन है, उसके प्रूफ है, तो आप वर्क परमिट लगाने के टाइम पे उसको साथ में अपलोड करोगे और साथ एक्सप्लेन करोगे कि ये जो मेरी लीव थी वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट के द्वारा अप्रूव्ड थी, ठीक है। एक और है कि भाई सारे, उन्होंने जैसे कहा है कि फुल टाइम स्टेटस मेंटेन करना है, ठीक है, तो आप सारे सेमेस्टर से फुल टाइम होने चाहिए, लेकिन जो लास्ट एकेडमिक सेशन है, जो आपका लास्ट सेमेस्टर है या लास्ट सेशन है, वो पार्ट टाइम हो सकता है। वो इन्होंने इसलिए किया है कि भाई कई बार बच्चों के कोई सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं, तो मतलब एंड वाले सेमेस्टर में वो पास कर लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो फुल टाइम हो, मतलब फुल टाइम वो बच्चा मेंटेन करे या फुल टाइम हो। सो इसलिए थोड़ी सी उन्होंने ये रिलैक्सेशन दी है, एंड वाला सेमेस्टर पार्ट टाइम हो सकता है, ठीक है।
इसके अलावा आपको जब अप्लाई करना है, आपके पास एक फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। पूरे कोर्स खत्म करने के बाद फाइनल ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए और एक ऑफिशियल कंप्लीशन लेटर होनी चाहिए। ये दो दो डॉक्यूमेंट्स मस्ट है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास कंप्लीशन लेटर नहीं है, लेकिन मेरे पास डिग्री है या डिप्लोमा है उस कोर्स का, तो वो लगा देते हैं। लेकिन बाद में कई बार वो देखते हैं कि उनका रिफ्यूजल आ जाता है, क्योंकि कंप्लीशन लेटर मस्ट है। कंप्लीशन लेटर और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट मस्ट है, रिक्वायरमेंट, इनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा वो आपको नहीं देंगे अगर आप कोई और भी चीज अपलोड करोगे तो। ठीक है। और एक बहुत जनरल, ज्यादातर लोगों को ये पता होता है, फिर भी आप रिपीट कर देता हूँ कि स्टडी खत्म होने के बाद, ठीक है, जब आपको फाइनल ग्रेड्स मिल जाते हैं कॉलेज की तरफ से, उस दिन उसमें लिखा होता है कि जो वो फाइनल ग्रेड्स कब इशू हुए, उस डेट के बाद आपके पास 180 डेज है। 180 डेज के बीच बीच में, उस पीरियड के अंदर ही आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर उससे बात करते हो फिर आपकी वैलिडिटी नहीं, मतलब एलिजिबिलिटी नहीं बनती, तो वो आपको वर्क परमिट इशू नहीं करेंगे। लेकिन एक जनरल बात है कि भाई मैं तो सबको ये कहता हूँ कि आपको फाइनल ग्रेड मिल गई, कंप्लीशन लेटर मिल गई, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो। क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब आपको फाइनल ग्रेड मिल गए, उस वक्त, उस दिन के बाद आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते। आप काम ही नहीं कर सकते, मतलब फुल टाइम क्या, पार्ट टाइम क्या, 20 आवर्स कुछ नहीं कर सकते आप। यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क फ्रॉम दैट पीरियड ऑन। सो द लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब आपको वर्क परमिट आप अप्लाई कर देते हो, आपके पास कंफर्मेशन आ जाती है कि आपका वर्क परमिट अप्लाई हो गया है, आप फुल टाइम काम कर सकते हो, तो क्यों वेट करनी, जल्दी से जल्दी अपना अप्लाई करो और फुल टाइम काम करना स्टार्ट करो। जब आपके पास कंफर्मेशन आ गई, वो अपने एम्प्लॉयर को दो, तो उनको बोलो कि मैं मतलब फुल टाइम काम करने के लिए एलिजिबल हूँ, तो वो आपको वो मान लेते हैं और आपको फुल टाइम काम करने के लिए इजाजत दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब आप अप्लाई करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप अप्लाई करते हो वर्क परमिट, उस टाइम पे आपके पास एक वैलिड स्टडी परमिट होना चाहिए। अगर आपके पास उस वक्त पे वैलिड स्टडी परमिट नहीं है, तो वो आपको एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसका एक सोल्यूशन है। जब आप अप्लाई करते हो, आपके पास वैलिड आपका स्टडी परमिट एक्सपायर हो चुका है, और वो स्टडी परमिट एक्सपायर पिछले 90 डेज के अंदर अंदर हुआ है, तो आप पहले वर्क परमिट रेस्टोरेशन के साथ करोगे। उसका प्रोसेस है कि आपको गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा फीस पे करोगे, तो वो एक्स्ट्रा फीस पे करोगे रेस्टोरेशन की, स्टडी परमिट की। सो इट्स लाइक यू आर गोइंग बैक टू योर ओरिजिनल, यू आर रिस्टोरिंग योर ओरिजिनल स्टडी परमिट स्टेटस, एंड एट द सेम टाइम यू आर अप्लाइंग फॉर अ वर्क परमिट। तो आपको जो है, ये चीज आपको उसकी एक्स्ट्रा फीस पे करनी है, और ये चीज आपको एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेटर में ऑफिसर को एक्सप्लेन करनी है, ताकि उसको पता चल रहे कि आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है। तो और ऑब्वियसली आपका जो है फॉर्म है, जो मेन फॉर्म है स्टडी परमिट एप्लीकेशन का, वो पीजी वर्क परमिट एप्लीकेशन का, उसमें भी ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप रेस्टोरेशन के साथ अप्लाई कर रहे हो। ये तो हुई बात एलिजिबिलिटी की, कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको उस वक्त अप्लाई एप्लीकेशन के टाइम पे देखनी है। एक और चीज जो मैं पहले शेयर करना भूल गया, वो ये है कि भाई आपको आपको जिस टाइम पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, उस टाइम पे आपके पास एक वैलिड स्टडी परमिट होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि कॉलेज से कोर्स डिले हो जाता है आपका, या फिर आप स्टडी परमिट एक्सटेंशन करना भूल जाते हो, मतलब वो सिर्फ एज पे ही होता है कि अभी आपका स्टडी परमिट आज खत्म हुआ और 2-3 दिन बाद आपका कोर्स खत्म हो गया। सो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, उस वक्त आपको रिस्टोरेशन के साथ अप्लाई करना है। ठीक है, उसका एक प्रोसेस है। अभी मैं इसमें वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। तो उसमें उसमें क्या है कि आपको रेस्टोरेशन के साथ अप्लाई करना, इट्स लाइक कि भैया आप आउट ऑफ स्टेटस जा चुके हो, तो आपको पहले दोबारा स्टडी परमिट स्टेटस पे जाना है, और सेम टाइम पे आपको वर्क परमिट अप्लाई करना है। तो एक सेपरेट प्रोसेस है, तो किसी और वीडियो में मैं शेयर करूंगा। लेकिन ये प्लीज, अगर आप उस टाइम पे अगर आपके पास वैलिड स्टडी परमिट नहीं है, तो प्लीज आप रेस्टोरेशन के साथ ही अप्लाई करिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका रिफ्यूजल आ जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की आज वर्क परमिट के बारे में। सो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने टच किया। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ज्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको आपकी फाइल में, वर्क परमिट की फाइल में रिप्रेजेंट करूं, मैं खुशी से आपकी मदद करूंगा।
तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आऊँ।